गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th हम पढ़ेंगे प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। तो प्रेमचंद जी के बारे में से पहले भी आपने बहुत नाम सुना है और आप उनको जानते हैं, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो मूल नाम उनका क्या था? धनपत राय था। और जन्म उनका कब हुआ? सन 1880 लम्ही गांव में हुआ था। उनकी रचनाएं थी सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गवन, कर्मभूमि, गोदान, सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में गुप्त धन, करबला संग्राम, प्रेम की देवी, कुछ विचार, विविध प्रसंग, निबंध संग्रह आदि इनके थे। और इनकी मृत्यु जो है सन 1936 में हुई। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई उन्होंने की और अंग्रेजी में भी एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा और वे जो है लेखन का कार्य उन्होंने प्रारंभ कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी, उनकी पत्नी कौन है? शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे और उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें उन जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। उनके लेखन में क्या है? यथार्थ, जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों ही था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। प्रेमचंद युग, पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा में से भी जुड़ी और इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी, उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा और उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी, अंडरलाइन कीजिए, पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसी उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की और इस तरह उन्होंने यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख मतलब आदर्श की ओर उन्मुख, यथार्थवाद मतलब सत्य से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा उन्होंने की। मतलब आलोचनात्मक निबंध भी लिखे और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। वे हमें क्या बताती हैं कि जो हमारे अंतर्विरोध में जो क्या करे और जो हमारे क्या करे क्या ना करे, जो हमारे मन में जो अंतर्विरोध चलता रहता है उनको उन्होंने हमें क्या बनाया है? एक आदर्शवादी बनाया है और जो कि मनोवांछित समाधान तक पहुँचा देती है। जो हमारी इच्छा होती है ऐसे समाधान तक पहुंचा देने वाली उनकी रचनाएं होती हैं और समाज की समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान जो है आकर्षित करने वाली उनकी रचनाएं हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास उन्होंने अंडरलाइन कीजिए कौन कौन से उपन्यास? सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है और आदर्शवादी प्रवृत्ति जो है बाद में कम हो गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते और जो समाज में जो हो रहा है उसकी वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे बिल्कुल भी समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण हैं। और यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को ले तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है।
धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनकी प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपी दीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपी दीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं। उन्हें फिर खुद ही नौकरी के में रख लेते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। इस तरह अंत में सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। जो बंशीधर को नौकरी छूट गई, अलोपी दीन को मतलब हिरासत में लेने के कारण, तो उन्होंने खुद ही नौकरी देने के लिए अलोपी दीन ने खुद ही उन्हें नौकरी प्रदान की और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन किया। उन्हें स्वयं अपराध हुआ और उन्होंने निवेदन किया, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाले बेमुरब्बत उद्दंड के धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। आप इसी तरह सदैव धर्मनिष्ठ बने रहें। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है ना। उससे पहले जो है मतलब उनके बारे में उन्होंने बताया कैसे सब पैसे के आगे सब झुक गए। जितने भी प्रशासनिक लोग थे, जितनी न्यायिक व्यवस्था थी, सब पैसे के आगे झुक गई और पैसे से उन्होंने विजय हासिल कर ली। और यहाँ तक कि जितने भी जो थे प्रशासनिक वर्ग था, जज थे, सब बिक गए और उन्होंने पैसे के आगे सबने से झुका दिया। लेकिन उनकी ईमानदारी जो है, केवल बंशीधर की ईमानदारी, वो उनके पास केवल ईमानदारी थी, इस कारण वे हार गए। लेकिन बाद में हार कर भी वे जीत गए। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के सामने के समान निहत्थे और अकेले पढ़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। और उन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी में हमें ये बताया कि समाज में किस तरह जो है भ्रष्टाचार व्याप्त है और इस चीज़ की तरफ हमें हमारा ध्यान आकर्षित किया है। और जो है उसके बाद ईमानदारी जो है, ईमानदार व्यक्ति अभिमन्यु के समान वो निहत्थे खड़े हुए थे बंशीधर, लेकिन फिर भी उनकी अंत में जीत हुई, इस कहानी में जो है दिखाया गया है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से इसलिए कहानी का अंत जो है सत्य की जीत के साथ होता है। और इसलिए उन्होंने सत्य केवल उनका उद्देश्य जो है, उन्होंने पहले हमें ये बताया कि समाज में व्याप्त जो है भ्रष्टाचार और बुराई के बारे में हमें उन्होंने बताया है। लेकिन उसके बाद वो प्रेमचंद नहीं चाहते थे कि हमारे अंदर जो है ये चीज़ निराशा आ जाए कि चारों तरफ केवल यथार्थ को तो दिखाया, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बताया कि किस तरह उनकी विजय हो जाती है और अंत में सत्य की विजय होती है। इसलिए सत्य पर हमेशा जो है सत्य का साथ देना चाहिए और सत्य के राह पर चलना चाहिए। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है और मुंशी प्रेमचंद जी ने हमें यही शिक्षा दी है। और साहित्य का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इन दो पंक्तियों से सामने हमें समझ में आ जाता है। देखिए, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। जीवन में साहित्य का अनमोल स्थान है। ये जो हिंदी हम पढ़ते हैं, हिंदी जो है हमारा साहित्य है। आज आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, आज आप साहित्य का महत्व आपको समझना बहुत आवश्यक है। जब आप साहित्य का महत्व समझते हैं, साहित्य जो है आपके जीवन जीने की शैली है। साहित्य से जो है समाज में व्याप्त बुराइयाँ, अच्छाइयाँ, सारी चीज़ें जो है हमें जानकारी हासिल होती है। साहित्य को समाज का दर्पण इसीलिए कहा जाता है कि जो है समाज में व्याप्त उस समय की सारी प्रक्रिया जो है लेखक लिखता है और अपनी आत्मा उसमें लगा देता है और आत्मा से मिलन हो जाता है। हमारी आत्मा उनकी आत्मा से जुड़ जाती है। लेखन की ये विशेष कला होती है। तो देखिए, उन्होंने क्या कहा है कि साहित्य हमारे जीवन में क्या है, एक जादू की लकड़ी की तरह है जो पशुओं में, देखिए दो बैलों की कथा के माध्यम से उन्होंने पशुओं में भी के बारे में भी हमें बता दिया कि पशु जो है क्या क्या सोचते हैं और पशुओं में किस तरह मित्रता होती है। और ईंट
पत्थरों में भी जान डाल देती है, पेड़ पौधे में भी जान डाल देती है। जो अमूक हैं वो भी हमसे बातें करने लगते हैं। साहित्य में इतनी जो है साधना होती है, साहित्य में इतनी साहित्य जो है हमारे जीवन में इतना ज़्यादा उपयोगी होता है और विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। और ये मूक लोग भी बोलने लगते हैं, जैसे पशु है, ईंट पत्थर है, पेड़ पौधे हैं जो बोलते नहीं हैं, वे भी बोलने लगते हैं साहित्य के द्वारा और विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। और जो विश्व की आत्मा है, सारे संपूर्ण विश्व के दर्शन हमें ये अमूक भी करा के चले जाते हैं। ये जीवन में साहित्य का, हमारे जीवन में साहित्य का स्थान है। ठीक है, इसलिए साहित्य को जो है हमें अच्छे साहित्य पढ़ना चाहिए और अच्छे साहित्य पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए आज आपको समझ में आया कि प्रेमचंद का जो है जीवन प्रेमचंद का जीवन परिचय किस प्रकार रहा। उनका मूल नाम उनका धनपत राय था और उनका जन्म 1880 में लम्ही नामक गाँव में हुआ था। उनकी रचनाएँ ये थी, इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। उन्हें बीए तक की पढ़ाई की थी और उसके बाद एमए करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए और असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें लेखन प्रक्रिया जारी रखी और उनकी पत्नी शिवरानी देवी भी उनके साथ असहयोग आंदोलन में साथ में रहीं और उन्होंने जीवन में यथार्थ और सत्य से रचित घटनाएं जो हैं रचनाएं उन्होंने लिखी और जीवन में जो यथार्थ जो चल रहा था, जो सत्य सामने था, समाज में जिस तरह बुराइयां व्याप्त थीं उसकी ओर जो है हमें ले गए हैं। और नमक का दरोगा जो अपनी कहानी है, इसके माध्यम से उन्होंने हमें समाज में व्याप्त बुराइयों के बारे में बताया है, लेकिन जीवन में किसी को निराशा ना हो जाए इसलिए उन्होंने लास्ट में हमें ये भी बताया कि किस तरह सत्य की विजय होती है और इसलिए सदैव हमें सत्य का साथ देना चाहिए। इस तरह साहित्य जो है हमें जो सत्मार्ग देता है, इसलिए अच्छा साहित्य जीवन में सदैव पढ़ना